Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Indian medieval history, we discuss about गजनी और गोरो राजवंश में हमने अध्ययन किया महमूद गजनवी के 17 बार भारत पर आक्रमण के बारे में। उसी के क्रम में हमने अगले बिंदु पर चर्चा की थी महमूद का चरित्र और मूल्यांकन। वहीं से हम फिर कंटिन्यू करते हैं बिना समय गवाए। फारस के रे का निवासी उजारी भी महमूद के दरबार का कवि था। असदी तुसी खुरासान का रहने वाला था। उनसरी अपने काल का महान विद्वान था। विद्वानों के साथ साथ महमूद एक निर्माता तथा कलाकारों व वास्तुकारों का भी संरक्षक था। उसने देश विदेश के कलाकारों को बुलाकर गजनी में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। उसने गजनी में कई भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसे पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। गजनी में ही उसने एक विश्वविद्यालय, एक बड़ा पुस्तकालय और एक अजायब घर स्थापित किया। नवार नदी पर उसने बाढ़े सुल्तान बांध का निर्माण करवाया। इस प्रकार महमूद के संरक्षण में गजनी एक संस्कृति स्थल के रूप में विख्यात हो गया। इसकी गणना मध्य एशिया के सुंदर नगरों में होने लगी। महमूद एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसका भतीजा एक स्त्री के विरोध के बाद भी उसे अपमानित करने का प्रयास किया, जिसके कारण महमूद ने उसका कत्ल कर दिया था। शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए उसने अपने सूबेदारों को नियंत्रण में रखा। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महमूद के बाद 15 शासक हुए जो 1030 से 1086 ईस्वी तक शासन किए, परंतु इनका काल युद्ध, पतन और साम्राज्य की क्षीणता के लिए प्रसिद्ध है। मसूद 1030 से 1040 ईस्वी। महमूद के दो पुत्र मसूद और मोहम्मद थे। अपनी मृत्यु से पहले ही महमूद ने अपने दोनों पुत्रों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद सर्वोच्च सत्ता के लिए दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। अंत में मसूद ने मोहम्मद को पराजित कर उसे बंदी बना लिया और उसे अंधा करवा दिया। गद्दी पर अधिकार कर लिया। हसनक मसूद का एक मंत्री था। करमातियन विधर्मी होने के कारण उसकी निंदा की जाती थी। यह अभियोग अस्वीकार करने पर उसे मृत्यु दंड दिया गया। अरियारक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महमूद गजनवी ने पंजाब विजय के बाद इसे वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। महमूद के समय में वो भारत से संबंधित विषयों का अधिकारी था, किंतु महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा था। मसूद ने उसे वापस बल्ख बुला लिया और उसके स्थान पर अपने पिता महमूद गजनवी के समय के कोषाध्यक्ष अहमद नियालतगीन को पंजाब का गवर्नर बनाया। नियालतगीन ने बनारस पर आक्रमण कर वहाँ से अत्यधिक मात्रा में धन लूटा। काजी सिराज ने नियालतगीन के विरुद्ध षड्यंत्र किया। उसने सुल्तान मसूद को गुप्तचरों द्वारा सूचित किया कि नियालतगीन अपने आप को सुल्तान का बेटा बनाकर स्वाधीन होने का प्रयास कर रहा है। मसूद ने नियालतगीन का दमन करने के लिए तिलक को भेजा। तिलक ने जाटों के सहयोग से नियालतगीन को पराजित कर उसका वध करवा दिया। 1037 ईस्वी में मसूद ने हांसी, जो कि वर्तमान पंजाब में हिसार के निकट का स्थान है, वहाँ पर आक्रमण कर वहाँ के दुर्ग को जीत लिया। जब मसूद हांसी पर चढ़ाई किया तो उसकी उपस्थिति का लाभ उठाकर सल्जुक तुर्कों ने उसके राज्य की सीमा पर आक्रमण किए और गजनी के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। 1040 ईस्वी में सल्जुकों ने मसूद को मेरव के निकट पराजित किया। इस पराजय के बाद मसूद शाही दल के साथ लाहौर की ओर भागा, किंतु अटक और रावलपिंडी के मध्य तुर्क और हिंदू दासों ने विद्रोह कर सुल्तान मसूद को बंदी बना लिया। उसके भाई मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया। 1041 ईस्वी में सुल्तान मसूद की हत्या कर दी गई। मौदूद के बारे में चर्चा करते हैं। यह मसूद का पुत्र और उत्तराधिकारी था। अपने चाचा मोहम्मद को युद्ध में पराजित कर अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। 1049 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। गजनी का अंत
इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। गजनी के उत्तर में लगभग 200 मील की दूरी पर गौर नामक एक स्थान था जहां ईरानी लोग राज्य करते थे। ये लोग पूर्वी ईरान से आए थे और संसबानी कहलाते थे। गजनी की अधीनता को नाम मात्र के लिए मानते थे। सल्जुकों की गजनी पर आक्रमण के बाद गजनी की शक्ति कम होने लगी और गौर की शक्ति वृद्धि होने लगी। संसबानी शासक मोहम्मद के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन हसन उसका उत्तराधिकारी बना। इसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। जिस समय कुतुबुद्दीन हसन एक विद्रोह का दमन कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसका पुत्र इजुद्दीन हुसैन 1110 ईस्वी से 1146 ईस्वी उसका शासक बना। गोरों की राजनीतिक स्थिति में विस्तार हुआ। फलस्वरूप गजनवी सम्राट सिमट कर दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब तक रह गया। जैसे जैसे गजनवियों का प्रभाव कम होने लगा, सल्जूकियों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। 1107 से 1108 में संजर ने गोर पर आक्रमण कर इजुद्दीन को बंदी बना लिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। गोर के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इजुद्दीन के 6 पुत्र थे, सैफुद्दीन, कुतुबुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन हुसैन, बहाउद्दीन शाम और फ़खरुद्दीन मसूद। इजुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन ने अपने पिता के साम्राज्य को सभी भाइयों में बांट दिया, किंतु कुतुबुद्दीन मोहम्मद इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं था। वह बंटवारे का विरोध कर बहराम शाह गजनवी के दरबार में चला गया। कुछ समय पश्चात बहराम शाह के दरबारियों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, उसके ऊपर हरम का कुर्दृष्टि रखने का आरोप लगाया और बहराम शाह क्रोधित होकर उसे कारागार में डाल दिया। बाद में उसे विष देकर मार डाला। अपने भाई का बदला लेने के लिए सैफुद्दीन ने गजनी पर आक्रमण किया। उसने बहराम को भारत की ओर भगा दिया और सुल्तान का खिताब धारण कर स्वयं गजनी के सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी अधीनता में अपने भाई बहाउद्दीन शाम को गजनी का शासक नियुक्त किया। 1149 ईस्वी में बहराम शाह पुनः गजनी पर आक्रमण किया और सैफुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। अपने भाई का बदला लेने के लिए बहाउद्दीन शाम गजनी की ओर कूच कर दिया, किंतु गजनी पहुंचने से पहले ही 1149 ईस्वी में मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। अंत में अलाउद्दीन हुसैन ने अपने सभी भाइयों का बदला लेने का प्रण किया। उसने गजनी पर आक्रमण किया और बहराम शाह पराजित हुआ। पराजित होने के बाद बहराम शाह भारत भाग गया, जहाँ शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र खुसरो मलिक उत्तराधिकारी हुआ। अलाउद्दीन ने निर्दयता से गजनी नगर को जलाया और नागरिकों का कत्लेआम किया। उसने गजनी के मृत शासकों और अमीरों की हड्डियों को कब्रों से निकाल कर जला दिया। इस कारण लोग उसे जहासोज यानी संसार को जलाने वाला अर्थात जगतदाहक कहने लगे। अलाउद्दीन हुसैन पहला व्यक्ति था जिसने असुस सुल्तान अल मुअज्जम यानी कि महान सुल्तान का खिताब धारण किया। इससे पूर्व के संसवानी शासकों ने स्वयं को केवल मलिक या अमीर की खिताब धारण किए थे। 1152 ईस्वी में उसने सल्जूकियों को खराज देना बंद कर दिया। अलाउद्दीन जहांसोज ने संसबानियों को साम्राज्यवादी और प्रसारवादी उत्साह प्रदान किया। सौभाग्य से उसके समय में उस क्षेत्र में शक्ति शून्यता थी। गजनवियों का पतन हो चुका था और संसर को गुज्ज जाति ने बंदी बना लिया था। अलाउद्दीन जहांसोज ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अपने शक्ति का प्रसार आरंभ किया। ऐसी परिस्थिति में गोरी साम्राज्य का 3 भागों में विभाजन अनिवार्य हो गया। वरिष्ठ शाखा फिरोज कोह से गोर पर शासन करती रही और पश्चिम में खुरासान की ओर साम्राज्य प्रसार के लिए नज़र दौड़ाई। 1173 से 74 में गजनी पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त होने के बाद वहाँ एक अन्य शाखा की स्थापना की गई। यह शाखा साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। बमियान नए विजित राज्य पर फ़खरुद्दीन मसूद को सिंहासनारूढ़ किया गया। उसने आक्सस नदी के तट तक तुखारिस्तान, बाद खजा और सुगवान पर राज्य किया। अलाउद्दीन हुसैन के बाद उसके पुत्र सैफुद्दीन मोहम्मद उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गयासुद्दीन 1163 से 1203 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने 1173 से 74 ईस्वी में गजनी को अंतिम रूप से विजित कर अपने भाई शिहाबुद्दीन 1173 से 1206 ईस्वी को सौंप दिया। इसने बाद में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का खिताब धारण कर भारत पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1173 से 1206 ईस्वी में अंतिम रूप से विजित कर अपने भाई शिहाबुद्दीन को सौंप दिया, जिसने बाद में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का खिताब धारण करके
भारत पर आक्रमण किया। वह गजनी पर स्वतंत्र शासक की भांति राज्य करता रहा, परंतु सिक्कों पर अपने भाई का नाम खुदवाता रहा और उसे अपना सर्वोच्च अधिकारी भी मानता रहा। बहराम शाह पराजित होने के बाद भारत भाग गया और उसने शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र खुसरो मलिक गद्दी पर बैठा। यह गजनवी वंश का अंतिम शासक था। यह कमज़ोर और डरपोक शासक था। इसके समय में मोहम्मद गोरी ने भारत का सिंहद्वार कहा जाने वाला पंजाब पर आक्रमण कर दिया। खुसरो मलिक कुछ समय तक गोरी को उपहार देकर बचता रहा, किंतु अंत में गोरी ने पुनः 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया और खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। बाद में मोहम्मद गोरी की आज्ञा अनुसार 1192 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। इस प्रकार गजनी वंश का अंत हो गया। विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीलाह व दिमना नाम से किया गया था, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद बहराम शाह ने करवाया था। मोहम्मद गोरी और भारत पर उसके आक्रमण, इसकी भी चर्चा कर लेंगे एक बार फिर से। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। हालांकि इससे पूर्व 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। उसने भारतीय राज्यों को विजित भी किया, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु अपनी सत्ता स्थापित करने में असफल रहा। महमूद गजनवी ने आक्रमण का एकमात्र स्थायी प्रभाव पंजाब की विजय थी। गौर मुख्यतः एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। इसका पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हिरात के बीच में स्थित था। इसका मध्य भाग आधुनिक अफगानिस्तान है। अतः गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। गौर में जो वंश प्रधान था उसका नाम संसबानी था। यह तुर्कों की एक शाखा थी जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गौर को विजय कर वहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। इससे पहले वहाँ के निवासी बौद्ध मतावलंबी थे। मोहम्मद गोरी ने संसबानी वंश को शक्तिशाली बनाया और उसे गजनी में प्रतिष्ठित किया। गजनी को अपना मुख्य स्थान बनाकर उसने भारत पर कई आक्रमण किया तथा दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त किया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण क्या थे? मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के दो कारण थे। प्रमुखतः गजनी पर संसबानी वंश का अधिकार हो गया था, किंतु ख्वारिज़्मों की शक्ति का विरोध करना उसके लिए संभव नहीं था। ख्वारिज़्म शासकों ने गौर वंश के पश्चिम की ओर राज्य विस्तार को रोक दिया था। ख्वारिज़्म के शासक ने खुरासान यानी कि पूर्वी ईरान को जीत लिया, जो गोरों व ख्वारिज़्मों के बीच झगड़े की जड़ था। फलस्वरूप गोरियों को भारत की ओर प्रसार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करने का उत्तरदायित्व तो मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन का था, जो गौर का शासक था। अतः मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत का क्षेत्र चुना। दूसरा प्रमुख कारण मोहम्मद गोरी के आक्रमण का दूसरा पंजाब पर अधिकार करना था, और उस समय पंजाब में गजनवी वंश का राज्य था जो लाहौर पर शासन कर रहे थे। गजनवी और गौर वंश में वंशानुगत शत्रुता थी, इसलिए लाहौर पर अधिकार करना और गजनवी वंश के शासकों का विनाश करना मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त वह मुल्तान पर भी अधिकार करना चाहता था, क्योंकि मुल्तान और पंजाब का नियंत्रण किए बिना उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करना संभव नहीं था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत पर 3 आक्रमण हुए थे। प्रथम 712 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा, तत्पश्चात 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा, और तीसरा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा। इन आक्रमणों का कोपभंग झेलने के बाद भी भारतीय शासक कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं किए। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भी भारत की वही स्थिति थी जो मीर कासिम और महमूद गजनवी के समय में था। केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसके शासक स्वयं में स्वतंत्र थे। उनमें राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा और वंशानुगत झगड़ों के कारण युद्ध होते रहते थे। उस समय कुछ राजपूत राजवंश निश्चित रूप से शक्तिशाली थे, किंतु वे अपनी शक्ति का उपयोग आक्रमणकारियों के बजाय एक दूसरे को नष्ट करने में लगाए। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब 3 मुस्लिम राज्य थे। सिंध में सुम्र जाति के सिया शासकों का शासन था, मुल्तान में करमाथी जाति के शासक थे, और पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था, जिसकी राजधानी लाहौर थी। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का राज्य था, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ा पाटन में थी। इस समय
वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशी पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का शासन था। वह सभी तात्कालिक भारतीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने पड़ोसी राजाओं से संघर्ष किया और सभी से शत्रुता मोल ली। कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था, जो उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। घोरी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक जयचंद था। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से बलपूर्वक विवाह कर इससे घोर शत्रुता मोल ली थी। जिजाग भुक्ति बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसमें चंदेल शासक का शासन था और मोहम्मद घोरी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक परमार्दिदेव, जिसका कि कार्यकाल 1165 से 1202 ईस्वी था, वो था। और कलचुरी में चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश के शासक कर्ण की प्रतिष्ठा को गढ़वाल सत्ता ने अत्यधिक आघात पहुंचाया था। बंगाल में पाल और सेन वंश का शासन था, जो अपनी पतनावस्था में था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीयों की आंतरिक स्थिति बिखरी हुई थी। कोई भी राजवंश तुर्कों को रोकने में सक्षम नहीं थे। तत्कालीन समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। मोहम्मद घोरी के आक्रमण। मुल्तान और सिंध। अपने भारत अभियान के तहत मोहम्मद घोरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। गोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय का सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद घोरी ने इसी मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। घोरी से पहले के आक्रमण भी इसी मार्ग से हुए थे। मोहम्मद घोरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर करमाथियों का शासन था। घोरी ने सरलता से इन्हें पराजित करके मुल्तान जीत लिया। मुल्तान पर अधिकार के बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीता। अनहिलवाड़ा या नाहरवाला या पाटन। मुल्तान और सिंध को जीतने के बाद घोरी 1178 से 1179 ईस्वी में दक्षिणी राजपुताना होते हुए अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। उसका भाई भीम सेकंड अपनी विधवा साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायाद्रा नामक स्थान पर घोरी का सामना किया। घोरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। घोरी किसी प्रकार गुजरात से अपनी पराजय सेना सहित भाग निकला। यहाँ घोरी की भारत में पहली पराजय थी। भारतीय नरेशों में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था, जिसने सर्वप्रथम घोरी को पराजित किया। पेशावर के बारे में बात करें तो मूलराज द्वितीय से पराजित होने के बाद घोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल दिया। उसने पंजाब के मार्ग से भारत में प्रवेश करने का निश्चय किया। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर, जो पंजाब के शासक के अधीन था, इस पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। 2 वर्ष बाद 1181 से 1182 ईस्वी में वह लाहौर की ओर बढ़ा। उस समय वहाँ गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। युद्ध के बजाय उसने बहुमूल्य भेंटें तथा अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में देकर अपनी रक्षा की। 1182 ईस्वी में घोरी ने देवल के विरुद्ध कूच किया और समस्त तटवर्ती प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली। सुमरा शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1184 से 85 ईस्वी में घोरी की सेना ने पुनः लाहौर की ओर कूच किया और समस्त प्रदेश नष्ट कर दिया। गजनी वापस जाते समय घोरी सियालकोट के दुर्ग पर अधिकार कर वहां रक्षक सेना की व्यवस्था करने का आदेश दिया। हुसैन बिन खरमेल को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया गया। खुसरो मलिक अपनी राजधानी के निकट घोरियों के इस संगठन को अपने लिए खतरा समझा। उसने खोखर जनजातियों से संधि कर उसकी सहायता से सियालकोट को घेर लिया, किंतु यह घेरा उसके लिए कठिन सिद्ध हुआ। 1186 ईस्वी में भारत में गजनवी सत्ता के अंतिम अवशेष नष्ट करने के लिए घोरी पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। जम्मू के शासक राजा चक्रदेव ने खुसरो मलिक के विरुद्ध लाहौर पर आक्रमण करने के लिए घोरी को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि खुसरो मलिक और राजा चंद्रदेव में शत्रुता थी। खुसरो मलिक बिना युद्ध किए ही संधि वार्ता करने लगा। वह घोरी से भेंट करने के लिए दुर्ग से बाहर निकला। उसे बंदी बनाकर गर्जिस्तान में बला खान नामक स्थान पर भेज दिया गया, जहां कुछ समय पश्चात 1192 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार लाहौर पर घोरियों का पूर्ण सत्ता स्थापित हो गया। अली करमत, जो घोरी के सिपा सलार व वली थे, लाहौर में नियुक्त किए। न्याय का प्रबंध सिराजुद्दीन को सौंपा गया। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले इम्पॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो साथ ही साथ 1195-96 में घोरी का अभियान, बंगाल विजय, बिहार विजय और तिब्बत अभियान, मोहम्मद घोरी के चरित्र और मूल्यांकन। कॉमेंटेरिया पर नित्य नियमित बहुत ही अच्छे मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसका लाभ ज़रूर उठाएं।
ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करें, अधिक से अधिक लेक्चर्स को सुनें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको मध्यकालीन भारत की ये सीरीज़ कैसी लग रही है, जिसको कि और भी रोचक बनाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इम्पॉर्टेंट कंसर्न्ड लेक्चर PDF डाउनलोड करना ना भूलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर आगामी एक दिवसीय और मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। UP PCS और उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम डेट्स घोषित हो गई है। 24 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और 5 दिसंबर के दिन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सभी संवर्गों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो उसके लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज में इतिहास के यहाँ से लाभ ले सकते हैं कॉम्टेरिया पर लेक्चर सुनकर। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वातावरण को हरित बनाएं। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में वातावरण में हमें प्राप्त होगा। एक पेड़ लगाने का हर विद्यार्थी संकल्प लेगा। कॉम्टेरिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कॉम्टेरिया पर लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।